जी हाँ दोस्तों, सभी हमारे विषय बहनों को, विद्वान साथियों को, सभी हमारे प्यारे मित्रों को मैं अपनी तरफ से और जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए मित्रों, जुड़ जाइए। हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए आप तैयार हो। आपका भाई, आपका मित्र सदैव मुखातिब हो चुका है। सारा बिंदु हिंदी ग्रामर का आप परत दर परत पढ़ोगे मित्रों, मजा भी आएगा हर सेशन का। कैसे पढ़ना है सीरियल बाय सीरियल। मैं मित्रों एक चीज बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हालांकि हम पढ़ते हैं, सभी हमारे मित्र, हमारी विषय बहनें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तमाम पुस्तक का संग्रह कर लेते हैं मित्रों। कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद पढ़ना चाहिए, कौन सा बिंदु किस बिंदु के बाद पढ़ना चाहिए, यदि ये तरीका सीख जाओगे मित्रों तो हिंदी ग्रामर आप उंगली पे नचाओगे। तो आइए आज वही हम देखते हैं। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार का अगला बिंदु कि कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो हमारे मित्र पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे वो पिछली वीडियो देख लेंगे, तो तब भी ये समझ में आएगा अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होता है मित्रों। तो कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मित्रों हमारा क्या होता है, अघोष होता है, एक अघोष होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, सघोष होता है। और याद करना, सघोष का दूसरा नाम क्या होता है मित्रों, घोष होता है। एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अघोष क्या है, सघोष क्या है। मित्रों देखिए, यहाँ घोष और यहाँ घोष दोनों में कॉमन है, और दोनों के ठीक पूर्व में यहाँ ए उपसर्ग जुड़ा है। यहाँ क्या जुड़ा है, स। ए उपसर्ग का अर्थ मित्रों नहीं के रूप में लिया जाता है, और स उपसर्ग का अर्थ साथ या सहित के रूप में लिया जाता है। जरा देखते चलो, स उपसर्ग का अर्थ साथ या सहित के रूप में लिया जाता है, ए का अर्थ नहीं के रूप में लिया जाता है। पर याद रखना, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, उसका अर्थ सदैव नहीं होता, बल्कि ये जिस शब्द के पहले जिस शब्द के लास्ट में जुड़ जाते हैं, कभी कभी नए शब्द का निर्माण बना देते हैं, शब्द में विशेषता ला देते हैं, शब्द को अर्थवान बना देते हैं मित्रों। बल्कि उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विषय बहनों, मेरे विद्वान साथियों, आ जाए तो गलत मत करिएगा। तो आइए जरा हम देखते हैं अघोष क्या होगा, सघोष क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो जो अघोष होता है, ए का अर्थ नहीं। कुछ हमारे हिंदी वर्णमाला में ऐसे व्यंजन हैं मित्रों जिनको पढ़ते समय हमारे गले में जरा सी वाइब्रेट यानी कंपन ना हो, तो याद करना उसी को अघोष कहा जाता है। सघोष कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको पढ़ते समय हमारे गले में साथ साथ वाइब्रेट हो यानी कंपन हो, उसी को क्या कहा जाता है, सघोष। और याद करना, एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे, घोष का मतलब ही होता है कंपन। तो उसी के आधार पर इसकी परिभाषा बन गई कि कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। तो आइए मित्रों देखते हैं यहाँ क्या है। तो याद रखना, जो हमारे सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, इसमें क्या होता है अघोष में, तो प्रत्येक वर्ग का जो होता है, क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है मित्रों, याद रखना ये क्या होता है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो हर एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5, क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, उनको 5 वर्गों में बांटा गया। कल ही हम ऑनलाइन कक्षा में बता चुके थे, और हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते थे। तो याद रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष। पकड़ कर आए, और इसमें क्या आएगा, याद रखना, जब इसको हम जोड़ेंगे, हम 2 लेकर आएंगे, तो रिजल्ट की जो वैल्यू आएगी यहाँ कितनी आएगी मित्रों, 10 आएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और इसमें क्या आते हैं जरा याद रखना, जो हमारे ऊष्म होते हैं, क्या होते हैं मित्रों, ऊष्म होते हैं। तीनों सकार हम यहाँ रखते हैं, गलती से भी गलत मत करिएगा। तीनों जो सकार होते हैं वो किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। अब इनकी संख्या कितनी हो गई मेरे प्यारे मित्रों, 3 हो गई। अब आपसे यदि पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में अघोष की कुल संख्या कितनी होती है, अघोष की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है मित्रों, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितनी होगी, 13 होगी। हिंदी वर्णमाला में अघोष की संख्या 13 होती है। आइए सघोष में क्या होता है, जब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ले लिए मित्रों, तो बचा क्या यहाँ सघोष में, याद रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और क्या मित्रों, पांचवा
पांचवा जो वर्ण होता है ये सब के सब क्या होते हैं, सघोष। यानी तीसरा, चौथा और क्या मित्रों, पांचवा। हर एक वर्ग का तीन तीन वर्ण पकड़ के लाओगे तो गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 15। और इसमें क्या होते हैं मित्रों, याद रखना, और इसमें क्या होते हैं, सघोष के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं। जो हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है। याद रखना, जो हमारे मित्र इसको यदि क्लियर से अच्छे से पढ़ लिए उनका वर्ण विचार बहुत आराम, संधि एक बिंदु होता हमारे हिंदी ग्रामर में, बहुत आराम से पढ़ ले जाओगे मित्रों। हर एक शब्द को आप विखंडन करना सीख जाओगे, लेकिन ये याद रहेगा तब। सभी स्वर जो होते हैं वो भी किसमें गिने जाते हैं, सघोष में। और इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। और याद रखिएगा हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, प्लस क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं मित्रों। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन हम एक चीज ये बता देना चाहते हैं, जरा देखो जो तीनों सकार है सिर्फ यहाँ रखे गए हैं, जो उसमें संघर्षी व्यंजनों में भाग लेते हैं, पर है को मैंने यहाँ नहीं लिखा। याद रखना, एक नहीं 100 बार मैं कह रहा हूं कि जो है होता है, जिसे अलजिह्वा नाम दिया जाता है, वो कहाँ आता है, सघोष में आता है। और एक चीज याद रखना मित्रों, एक अलजिह्वा होती है, अलजिह्वा, अलजिह्वा जो होती है जिसे स्वरयंत्र कहा जाता है, वो है होता है एक, ये हो गया। तो अब जरा जोड़ लीजिए, ये 15 हो गया, 15 डबल 30 हो गया, याद रखना। और ये क्या हो गया, 31 हो गया। अब यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में सघोष की संख्या कितनी होगी, याद रखना सघोष की कुल जो संख्या होती है, वो कितनी होती है मित्रों, 31 होती है। याद करना। अब नया प्रश्न बन गया यहाँ, कैसे क्या, यदि पूछा जाए कंपन के आधार पर व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है कितनी होती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्ची बहनों, तो याद रखना कंपन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या, हम अघोष की कुल संख्या 13 लेंगे और सघोष की कुल संख्या 31 लेंगे। जब 31 और हम कहते हैं 13 जोड़ देंगे तो जो हमारा उत्तर होगा 3 1 4 और ये क्या हो गए, 4 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो 4 आ गए, ये 4 क्या है, जरा एक चीज याद रखिएगा, 4 ये क्या हो गए, साधारण या मूल वर्ण आ गए मित्रों। क्या, साधारण या हम कहते हैं मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या हो गई। याद रखना, ऐसे हमें पढ़ना है। यदि पूछा जाए कि कंपन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम जवाब देंगे क्या, 44 देंगे। क्या देंगे, 44 देंगे। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी मित्रों। आइए अब हम देखते हैं आगे, इसके प्रारूप देखते हैं। जो हमारे मित्र स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं मित्रों, हम आगे आपसी वार्तालाप करें। तो आइए देखते हैं हम फटाफट। अब इसके आगे पढ़ना है क्या, बहुत आराम से पढ़ेंगे मित्रों। आप भरोसा तो करिए, यकीन करिए, हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु आपके सामने ऐसे आपका मित्र, आपका भाई मुखातिब होकर लेके आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों। जरा एक चीज याद रखना। पर एक चीज मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जो वैकेंसियां नहीं इस समय, बहुत निराश हैं। हालांकि कुछ भी मैं भी नहीं कर सकता मित्रों, पर याद करना, पूरी ऊर्जा, अपनी एनर्जी जितनी भी है झोंक दीजिएगा, पूरा बल लगा दीजिएगा। और वही जो आज बल प्रयोग किए रहोगे, जो ऊर्जा प्रयोग किए रहोगे, वही आने वाले दिन में काम देगा मित्रों। याद रखना, जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए आराम से पढ़ना, दुरुस्त और तंदुरुस्त होकर पढ़ना मित्रों, बहुत मनोयोग से पढ़ना। आज नहीं कल तो वैकेंसी आएगी ही। याद रखना, 2-4 दिन की तैयारी करने वाले मेरे मित्रों से अनुरोध है, प्रॉपर अपनी पढ़ाई करें, तभी हम सफलता के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं मित्रों। आइए हम देखते हैं अब क्या, इसी के आधार पर मित्रों अगर आ जाए क्या, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है मित्रों, तब भी हमारा जवाब कितना होगा, 2। एक क्या होता है हमारा, अल्प प्राण होता है, और एक क्या होता है, महाप्राण होता है। क्या है अल्प प्राण, क्या महाप्राण, जरा एक चीज मित्रों याद रखना, प्राण यहां लगा, प्राण यहां लगा, और कि जबकि प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। प्राण का मतलब क्या होता है,
वायु होता है मेरे प्यारे बच्चों। अल्प का मतलब कम या थोड़ा का पर्याय देता है। अल्प का मतलब थोड़ा या कम का पर्याय देता है। महा का मतलब ज्यादा या अधिक का पर्याय देता है। ज्यादा या अधिक का पर्याय देता है। जरा देखो इसकी यदि हम डिफिनेशन देखना चाहें मित्रों तो अल्प प्राण क्या होता है। कुछ हमारे हिंदी व्याकरण में ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो हमारे फेफड़े के द्वारा होते हुए मुखाग्र से कम मात्रा में वायु निकलती है, उसी को अल्प प्राण कहा जाता है। और कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं मित्रों हमारे फेफड़े के द्वारा मुखाग्र से होते हुए वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है, वही क्या होता है, महाप्राण होता है। आइए डिफिनेशन नहीं पूछी जाती एग्जाम में, परफेक्ट चीज जानकारी पूछी जाती है कि इसमें कौन कौन से व्यंजन होंगे वो भी पता चलेगा। तो आइए देखिए जो अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, वो क्या होते हैं, फटाफट हम पढ़ लेते हैं मित्रों। जो अल्प प्राण होता है तो अल्प प्राण में क्या होता है, एक चीज याद रखना, प्रत्येक वर्ग का यहां आता है क्या, पहला तीसरा और क्या आता है मित्रों, पांचवा आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यानी पहला तीसरा और क्या, पांचवा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या अपने आप में देखो 1 3 5 अपने आप में क्या है मित्रों, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। जरा देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, जरा आराम आराम से पढ़ना है, हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। जो महाप्राण होते हैं इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और क्या होता है मित्रों, चौथा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो अपने आप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, सम संख्या होती है। जरा देखते चलो अब आपको करना क्या है, जरा एक चीज याद करो, जब हम अभी कुछ पल जो बीत गए अघोष और सघोष पढ़े थे, सघोष में हमारे अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर और है हुआ करते थे, पर याद रखना हम दोनों चीज को जब साथ में लेकर चल रहे हैं, अल्प प्राण में ये चीजें आती हैं, महाप्राण में ये आते हैं। लेकिन एक चीज ये भी याद रखना, अब जो अल्प प्राण है इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं मित्रों, इसी के साथ याद रखना अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं। क्या, सभी स्वर आते हैं और स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। और याद रखना इसी के साथ साथ प्लस हमारे इसी में ये भाग आते हैं, अंतस्थ व्यंजन भाग आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो 3 वर्ण पकड़ के आएंगे तो यहाँ रिजल्ट की वैल्यू 15 आती, और 11 4 15 और जोड़ेंगे तो यहाँ रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 30 आ जाएगी। यदि आपसे कोई कहे क्या हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो अब आप जवाब दे पाओगे कितनी होती है, 30 होती है। आ जाओ इस बिंदु पर, जो दूसरा और चौथा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण हो गया। अब इधर से हम क्या करेंगे, जो हमारे वो होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, इधर रखेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, और याद रखना है इसी में शामिल किया जाता है। अब ये हो गए, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4, और 2 और 4 ये 2 वर्ण पकड़ के आओगे, 5 में रिजल्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखो कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब आपसे पूछे कोई हिंदी वर्णमाला में महाप्राण की संख्या, महाप्राण की संख्या कितनी होती है मित्रों, महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो जवाब कितना देना है, 14 देना है मित्रों। याद करो जब अभी हम अघोष पढ़े थे, अघोष की संख्या कितनी थी, 13, सघोष की संख्या कितनी थी, 31 थी। अब यहीं आ जाओ, अल्पप्राण की संख्या 30 और महाप्राण की संख्या 14। अब आपसे कोई कहे टोटल प्रश्न का जवाब कैसे देना है, ऐसे आ जाए कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो जवाब कितना देना है, 30 और 14 जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 30 और 14 जोड़ेंगे तो 30 10 40 और कितने आ गए मित्रों, 44 आ गए। कितने आ गए,
44 आगे अब कहोगे क्या कर डाला सर ने। मित्रों ऐसे ही प्रश्नों का जवाब मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आप जुड़ने का प्रयास तो करो, आपका भाई सदैव देने का प्रयास कर रहा, आप ग्रहण करने का तो प्रयास करो, लेने का तो प्रयास करो मित्रों। तो यही रही इसकी संख्या। आइए हम और चीज देखते हैं, तब तक के लिए हमारे कुछ मित्र इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, तो ये पढ़िए फटाफट, देखिए यही रही इसकी भूमिका। तो चलिए आइए हम देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं क्या और है। मित्रों बहुत आराम से पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, हम हर एक बिंदु को छूने का प्रयास करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर आप लगे तो रहो, आराम से पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो मित्रों। अपने घर पर बैठकर अपने अपने मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन पर आप आनंद लेते हुए पढ़िए, और जो प्रश्न ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को दे सकते हो मित्रों। तो जरा देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या। अब आपसे ये पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। जरा देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मित्रों देखो, ये रहा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा आपसे। तो अब गलत मत करना। कितने? 5। ओ है क्या, ओ है क्या। आइए हम डायग्राम बेस से समझते हैं, एक हम फिगर बनाते हैं, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। याद रखना, हम रटेंगे मित्रों नहीं। जो कुछ हमारे मित्र होते हैं, बहुत सारे मित्र रटंत के पुजारी होते हैं, पर याद रखना रटंत के पुजारी वहां असफल हो जाते हैं जब आयोग प्रश्न को घुमा देता है, बदल देता है। पर याद करना मित्रों, यदि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आयोग नहीं, कोई आयोग दुनिया का हो, यदि घुमाएगा प्रश्न तो आप जवाब देकर ही आओगे। जरा देखो तो कैसे आपको पकड़ना है। सबसे पहले मित्रों जरा देखो, हम यहां बता रहे हैं क्या, देखो मित्रों कैसे इसको देखना है, फटाफट हम इसी के आधार पर हम समझ लेंगे। जरा सुनिएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा मित्रों। जरा देखिए, मान लीजिए हम हमारे मानों की बात हो रही है, ये श्रृंखला को आप समझिएगा, ये हम हमारे मानों की बात हो रही मित्रों। जैसे भी मैंने ये दे दिया, जरा देखिए इस फिगर पे मत जाइएगा, इसी से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी मित्रों, कैसे आपको समझना है। जरा अब सुनो, मान लीजिए हम इस फिगर के दौर पर आपको समझाना चाहते हैं, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर समझाना चाहते हैं मित्रों, और आप समझ भी जाओगे, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है मित्रों कि आप समझ भी जाओगे। जरा अब एक चीज देखिएगा आप, सबसे पहले मित्रों जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे प्रकाश का अपना एक साधन या माध्यम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का। हम जैसे किसी शिक्षण संस्थान तक या हम बाजार में जाते हैं, किसी साधन या माध्यम के द्वारा बाजार पहुंचते हैं, वैसे जो हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है उसका भी अपना एक साधन या माध्यम होगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप निकल के बाहर चला जाता है, वही चीज है। मान लीजिए मित्रों, सबसे पहले हमारे हृदय गति जहां होती है, यहां से आवाज निकली, तो ध्वनि जब सबसे पहले आती है तो कहां निकल कर आती है मित्रों, याद रखना कंठ में। कहां मित्रों? कंठ में। जब कंठ में यहां से बोलते हैं, कंठ में आकर आवाज टकराती है तो कहां जाती है? सीधा टकराती है कंठ के बाद मित्रों तालु। याद रखना तालु उसे कहा जाता है, जैसे हम अपना मुखाव्य तो नहीं दिखा सकते यहाँ मित्रों, पर आप जरा विचार विमर्श करिएगा, जो जीभ का ऊपरा वाला भाग होता है, जो गड्ढा नुमा ऐसे होता है मित्रों, वही होता है सदैव। जैसे यहाँ फिगर बना है, देखो इसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ से आवाज निकली जाकर सीधा टकराई, इसे क्या कहा जाता है? तालु कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? तालु कहा जाता है। तालु के बाद जब यहाँ से आवाज निकलेगी तो आएगी कहाँ? टकराएगी मूर्धा। अब मूर्धा किसे कहा जाता है? सभी हमारे मित्र ध्यान दें, मूर्धा उसे कहा जाता है मित्रों, मूर्धा उसे कहा जाता है जो दांत का पिछला हिस्सा होता है, जो दांत का पिछला हिस्सा होता है जिस पर दांती कटी जाती है, जिस पर दांती कटी होती है मित्रों,
याद रखना, जिसे मसूड़ा कहा जाता है, जिसे मसूड़ा कहा जाता है। दांत का पिछला हिस्सा जिस पर दांती कटी होती है, याद रखना कंठ, तालु, फिर आवाज आएगी यहाँ कहाँ टकराएगी मित्रों, मूर्धा में। कहाँ टकराएगी मित्रों, याद रखना मूर्धा में टकराएगी, मूर्धा में टकराएगी। और याद करना मूर्धा को ही मसूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, मसूड़ा कहा जाता है। इसके बाद जो आवाज आएगी, आवाज आएगी, ध्वनि आएगी, ये दांत पर, दांत के पिछले वाले हिस्से पर टकराएगी। तो यहाँ क्या हम नाम दे देंगे मित्रों, इसका क्या नाम दे देंगे, दंत दे देंगे। क्या दे देंगे, दंत दे देंगे। दंत के बाद जो ध्वनि होती है सबसे लास्ट में जब निकलेगी तो किसके द्वारा निकलेगी, मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है मित्रों, ओठ होता है। अब गलती मत करिएगा, ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। ये रही इसकी कहानी। तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है कंठ, फिर दूसरे नंबर पर तालु, फिर तीसरे नंबर पर मूर्धा, फिर चौथे नंबर पर क्या, दंत, फिर क्या होता है, ओष्ठ। अब एग्जाम में पूछा गया है, अब एग्जाम में क्या पूछा गया, उच्चारण स्थान के आधार पर मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है मित्रों। तो मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा देख सकते हो क्या होता है, ओठ होता है। यदि प्रश्न आ जाए तो गलत मत करिएगा। और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है, यही होता है मित्रों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, फिर हम आगे आपसी वार्तालाप करें मित्रों। तो आइए देखते हैं मित्रों, है ना, अब आप समझ गए होंगे। तो देखो इसी के आधार पर हम समझेंगे फटाफट। अब क्या, पहला जो होता है मित्रों, क्या होता है, पहला जो होता है हमारा, यहां रखेंगे क्या, उच्चारण स्थान रखेंगे। और यहां हम क्या रखेंगे मित्रों, नाम रखेंगे। और यहां क्या रखेंगे, वर्ण। और वर्ण में क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। वर्ण में क्या होता है मित्रों, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीजें किसके अंतर्गत आती है मित्रों। तो देखिए, तो याद रखना सबसे पहला हमारा जो ध्वनि का माध्यम होगा कहाँ आएगा, कंठ में। तो हम यहाँ क्या रखने वाले हैं मित्रों, अब आप आराम आराम से देखिए, आराम आराम से देखिए, याद हो जाएगा। पहला क्या होता है, कंठ होता है उच्चारण स्थान में। परिणाम में हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, कंठे रखेंगे, कंठे रखेंगे। अब जो इसमें आता है कंठे में क्या आएगा, याद रखना हमारा जो वर्ण आता है या स्वर व्यंजन आते हैं, ए, फिर आता है क वर्ग, और क्या आता है मित्रों, विसर्ग आता है। क्या आता है, विसर्ग आता है। एक चीज याद रखना मित्रों, हम हमारे विषय बहनों और विद्वान साथियों से अनुरोध है, कहीं कहीं आपको पाठ्य सामग्री में है मिलेगा, यदि है आता है, यदि है आता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर है कहाँ रखा जाता है, तो है यहीं रखा जाता है। अलग से उच्चारण स्थान पूछेगा तो भी हम बताने वाले हैं, तो गलत मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा है आता है। अब देखो दूसरे नंबर पर कंठ के बाद क्या आता है, तालु आता है। और तालु को ही क्या कहा जाता है मित्रों, नाम में तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। और तालव्य में क्या क्या आता है आपका, ई, दीर्घ ई, और क्या आता है मित्रों, च वर्ग। क्या आता है, च वर्ग। और क्या आता है, या, और क्या आता है मित्रों, से आता है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आइए जरा हम तीसरे नंबर पर कंठ तालु, और तीसरे नंबर पर क्या आता है मित्रों, मूर्धा आता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाम दिया जाता है मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, मूर्धन्य कहा जाता है। और मूर्धन्य में क्या क्या आता है, जरा देखो, ऐसे आपको मिलेगा री, ऐसे मिलेगा टे वर्ग आता है, टे वर्ग। और ऐसे आता है क्या, रे। और ऐसे क्या आता है मित्रों, मूर्धन्य सकार भी आता है। बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं। और कंठ तालु मूर्धा, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है क्या, दंत। और यहाँ क्या आता है, दंतय आता है मित्रों, दंतय आता है। तो ये रहा। अब दंतय में क्या आता है, जरा देखो, दंतय में कोई हमारे मित्र बताएंगे तो जरा देखो, दंतय में क्या आता है, लिरी।
और क्या आता है, जरा एक चीज याद रखिएगा, तय वर्ग दंते में आते हैं। तय वर्ग के जितने भी होंगे, जितने भी मैंने वर्ग रखा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, हर एक वर्ग के सभी वर्ण इसमें आएंगे। तो तय वर्ग, और इसमें क्या रखना है दंत में, याद रखना, लय आता है और क्या आता है, दंते सकार आता है मित्रों। क्या आता है, ली आता है, तय वर्ग, लय और दंते सकार आता है। आ जाइए, जो हमारा लास्ट का होता है, पांचवा होता है मित्रों, वो क्या होता है, ओष्ठ होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे मित्रों, ओष्ठे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओष्ठे लिखेंगे। तो जरा एक चीज याद रखना, जो इसमें आते हैं, अब आपको क्या रखना है, जरा देखो, यहाँ जो ओष्ठ है तो ऊ रखना है और क्या रखना है मित्रों, प वर्ग है। तो ये सभी के सभी किसमें आते हैं, ओष्ठ में आते हैं मित्रों। ये रही इनकी भूमिका। तो याद रखना, इसको गलत मत करिएगा। प्रश्न कैसे भी आए, और प्रश्न हम बता रहे हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, नहीं तो तुरंत एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका उत्तर सदैव गलत हो जाएगा। तो जरा देखो, अब याद करना, हमारे हिंदी व्याकरण में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। देखो, ऐसे आता है ए, ऐसे आता है ओ, ऐसे आता है क्या, औ। याद रखना, इनका नामकरण तो उच्चारण स्थान में नहीं है, पर यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इनको किस वर्ग में रखा गया है या उच्चारण स्थान में रखा गया, तो क्या करोगे। हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में बांट दिए। अब अलग से इनका नामकरण इसी में रख दे रहे हैं। अगर जवाब जैसे पूछेगा 5 तो 5 देना है, पर किसमें रखा जाता है ये हम पढ़ ले रहे हैं। तो जरा देखो, हमें इसमें देखते हैं ए और ऐ जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या मित्रों, कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु, जिसे क्या कहा जाता है, कंठीय तालव्य। क्या कहा जाता है मित्रों, कंठीय तालव्य कहा जाता है। अब जरा देखो, कंठ तालव्य में क्या आता है, ये जरूरी है मित्रों, याद रखना, नहीं तो तुरंत आपका 1 नंबर कट जाएगा। प्रश्न आए तो ऐसे याद रखना है। फिर देखो, कंठ तालव्य के बाद वो क्या है, जब दोनों का पेयर बनाएंगे, कंठ प्लस क्या होता है, ओष्ठ। और याद रखना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कंठोष्ठ है। कहीं कहीं कंठोष्ठ होगा, पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का मात्रा होगा। जैसे दंतोष्ठ आता है, दंतोष्ठ है, तो दंत प्लस ओष्ठ करते हैं संधि विच्छेद मित्रों। तो याद रखना, ऐसे है, कंठोष्ठ है, इसमें क्या होता है हमारा, ओ और क्या होता है, औ होता है। ये रही चीज। अब जरा देखो मित्रों, अब यदि प्रश्न आ जाए, एक आता है दंत प्लस ओष्ठ आता है, और यहाँ क्या रखना है आपको, दंतोष्ठ रखना है। अब दंतोष्ठ में क्या आता है, वह आता है मित्रों। ऐसे ही से प्रश्न मिलेंगे आपको। फिर याद रखना, एक आता हमारा क्या, नासिक्य। क्या मित्रों, नासिक्य। और हम इसमें रखेंगे नाम में नासिका। नासिका बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये क्या आता है, इसमें अंग आता है। और याद करना, जब हमारा पूछा जाए, जो स्वरयंत्र होता है अलजीवा जिसे नाम दिया जाता है, उसका उच्चारण स्थान पूछे तो मित्रों याद रखना, अलजीवा जो होगा उच्चारण स्थान होगा, नाम होगा अलजीवा, नाम होगा अलजीवा, और है को हम यहाँ रखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ रखने वाले हैं क्या, एक आता है रे। रे का उच्चारण स्थान में नाम तो नहीं है, पर यदि अलग से पूछा जाए इसे क्या कहा जाता है, इसे लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों, याद रखना, लुंठित प्रकंपी या क्या कहा जाता है, प्रकंपित कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब हम आगे के बिंदु पर आपसी वार्तालाप करें मित्रों। तो देखिए, ये आप देख लिए होंगे, परत दर परत मित्रों ऐसे ही जानकारी पाते रहेंगे
तो एक मेरा आपसे अनुरोध है, जितने भी हमारे मित्र या विश्वी बहन इस वीडियो को देखेंगे, मित्रों आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। उसमें यदि आप कंजूसी बरतोगे मित्रों, आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त कंजूसी बरतेगा तो उसमें नुकसान होगा। तो मित्रों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, अपने मित्रों को बताइए। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, हर एक बिंदु लेकर आएंगे, आप इतना भरोसा रखना, डेली लेकर आएंगे जो भी होगा। तो देखिए मित्रों, हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, दूसरा बिंदु, फटाफट। तो मित्रों फटाफट जुड़ जाइए। देखिए अब हम यहां पढ़ने वाले हैं क्या, आइए फटाफट हम पढ़ने वाले हैं यहां क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मित्रों, क्या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर कहा जाता है मित्रों, यदि आ जाए तो गलत मत करना। संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर कहा जाता है, क्या संयुक्ताक्षर कहा जाता है। पर याद रखना, संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम उस पर आपसी वार्तालाप करेंगे। संयुक्त व्यंजन उसे कहा जाता है जहां, संयुक्त का मतलब क्या होगा, जुड़ना, दो व्यंजनों से मिलकर जो एक तीसरा बनता है उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मित्रों आ जाइए, देखिए जो इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 4 होती है। यही 6 त्रय ज्ञा और क्या होता है, श्रेय होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। याद रखना ये किस किस व्यंजन से मिलकर बनते हैं, आइए इस पर आपसी वार्तालाप करते हैं। पिछली बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, टेट सुपर टेट में पूछा गया था, कुछ हमारी विषय बहनें गलत करके चली आई थी। गलत नहीं होगा, आपके भाई आपके मित्र का दावा है मित्रों, पर आप आराम आराम से देख तो सकते हो, पढ़ तो सकते हो। तो जरा देखो, ये हमारा है 6, ऐसे त्रय, ऐसे है ज्ञा, ऐसे क्या है, स्रा। तो जरा देखो जो हमारा ये 6 त्रय ज्ञा स्रा है, यदि ये पूछा जाए किससे किससे मिलकर बनता है तो याद रखना मित्रों, मूर्धन्य सकार आधा के स्वर रहित होगा और मूर्धन्य सकार पूरा होगा, इसी से मिलकर बनता है। जो त्रय बनता है आधा तय और रे से मिलकर बनता है। ज्ञा जो होता है किससे मिलकर बनता है, आधा जय और इया से मिलकर बनता है। ऐसे जो श्रेय होता है तालव्य सकार स्वर रहित और रे से मिलकर बनता है। मित्रों याद रखना, जब हम संधि पढ़ेंगे, यदि इसी रे के ठीक पूर्व दीर्घ लगा देंगे, एक पाई लगा देंगे, तो त्रय नहीं त्रा हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा, छा हो जाएगा। जिसमें मात्रा वृद्धि करेंगे तो यहाँ मात्रा वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात पता चल चुकी। अब जरा देखो, हम यहाँ दूसरा पैटर्न देने वाले हैं। ऐसे 6 त्रय ज्ञ और क्या होता है, श्रेय होता है। पिछली बार आयोग ने क्या किया, थोड़ा सा प्रश्न घुमाया था, सारी हमारी विषय बहनें विद्वान साथी घूम गए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। कहते हैं जरा देखो, ये क्या होता है, जब हम क्या करें, इसको दूसरे तरीके से तोड़े, तो उन्होंने इसको भी आधा करके स्वर को निकाल दिया था बाहर। तो याद करना, जब ऐसे, ये तो है पिछला वाला प्रारूप, जैसे ये है, जब इसको आधा करोगे तो ऐस और क्या निकलेगा मित्रों, बाहर निकलेगा। तो त्रय है आधा तय और रे है ये वाला स्वरूप, जब इसको आधा करोगे तो ऐस और निकलेगा। जब ऐसे ही आधा जय और इया से मिलकर ये बनता है, आधा करोगे तो इसको ऐस और बाहर निकलेगा। श्रेय को तालव्य सकार स्वर रहित और रे को स्वर रहित करोगे तो ऐस और बाहर निकलेगा। मित्रों ये रही इसकी कहानी। याद रखना, जब प्रश्न जैसे पूछे वैसे आपको जवाब देना है। यदि ऑप्शन में ये ना रहे, छा का क्रम ये मिलेगा, क्योंकि इसको आधा करेगा तो ये स्वर क्या निकलेगा, बाहर। आइए हम देखते हैं तीसरा पैटर्न कैसे देता है, और तीसरा पैटर्न देगा तो भी नहीं गलत करना है। अब जैसे ये छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, एक हो गया हमारा श्रेय। तो याद रखना, 6 को यदि खुद इसको आधा दिया एग्जाम में, जरा देखो ये व्यंजन खुद यदि अपने आप में आधे हैं, तो याद रखना जो हमारा टूटने वाला रूप है ये खुद अपने आप में सिर्फ दोनों आधा होगा। गलत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हिंदी व्याकरण गलत नहीं होगा मित्रों,
कभी नहीं गलत होगा। तालव्य सकार जो होगा क्या होगा यहाँ तालव्य सकार, और जब इनमें हलंत चिन्ह का प्रयोग होगा चारों व्यंजनों में तो इनके साथ भी हलंत चिन्ह का प्रयोग होगा। कैसे भी पूछे इनको गलत मत करना मित्रों। हालांकि आज तक की हमारी जो कक्षा थी मित्रों यही तक थी। जब हम नेक्स्ट दिन आएंगे आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होंगे तो बहुत सारे ऐसे बिंदु लेकर आएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, परत दर परत पढ़ेंगे मित्रों। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस बिंदु का। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।